हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनर्जेटिक्स ऑफ अल्फा डीके। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है थ्योरी ऑफ अल्फा डिसइंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया। तो हमने ये देखा कि अल्फा पार्टिकल है जो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा पार्टिकल को आप बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं दैट इज़ हीलियम पार्टिकल, यानी हीलियम न्यूक्लियाई है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई है। तो हीलियम में मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर कितना होता है बच्चे आपका 4। तो आपको मैंने बताया था जब भी कोई न्यूक्लियॉन्स जो है 210 से ज़्यादा हो जाते हैं या जेड जो है 82 से ज़्यादा हो जाता है तो एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो अपने आप ही क्या हो जाता है बच्चे, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो मान के चला कि मान लो ये जो है XAZ, ठीक है, ये क्या है बच्चे, पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब क्या हुआ बच्चे, ये जो है डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसने क्या किया, एक हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल जो है वो निकाला। तो उस केस में बच्चे हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो किससे रिड्यूस हो जाएगा, 2 से। और जो डॉटर न्यूक्लियस का जो मास नंबर होगा वो किससे रिड्यूस हो जाएगा, 4 से रिड्यूस हो जाएगा। तो उसने क्या निकाला, हीलियम-24 यानी कि अल्फा पार्टिकल निकाला। और ये यहाँ से बच्चे जो दैट इज क्यू अल्फा जो यहाँ पे निकल के आया दैट इज योर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो कितनी एनर्जी जो है डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो है, जितनी एनर्जी जो है डिसइंटीग्रेशन में निकली है वो क्या होगी आपकी, क्यू अल्फा होगी। तो क्यू अल्फा इज डिसइंटीग्रेशन एनर्जी अवेलेबल इन द अल्फा डी के प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमें एक चीज मान के चलते हैं कि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई हम मान के चलते हैं वो किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, अगर रेस्ट पे है तो हमें पता है कि उसका मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ वो भी ज़ीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी अगर ऑफकोर्स रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चे, ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि हमने मान के चला जो पेरेंट न्यूक्लियाई है दैट इज़ एट रेस्ट, तो उसका मोमेंटम और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और बच्चे अगर कोई भी प्रोसेस होता है, अब पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर न्यूक्लियस में और हीलियम पार्टिकल एमिट करेगा, वो तभी पॉसिबल है जब बच्चे क्या हो जाए कि हमारी रिएक्शन जो है वो कंजर्व हो। रिएक्शन कंजर्व क्या होएगी, अगर हम कहें कि उसका जो मोमेंटम है और एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है, मोमेंटम और एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। या आफ्टर एमिटिंग दिस जो है क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका कंजर्व होनी चाहिए। यानी कि जब पेरेंट न्यूक्लियाई का बिफोर कोलिजन जो है मोमेंटम और आफ्टर जो है जब जो डिसइंटीग्रेट किया तब दोनों क्या होने चाहिए बच्चे, कंजर्व होने चाहिए। तो हम यहाँ से बच्चे मास कंजर्व, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको पता है कि मैंने क्या मान के चला कि ये जो है दैट इज़ एट रेस्ट, तो इसका जो है रेस्ट मास एनर्जी आएगी पार्टिकल की। तो रेस्ट मास एनर्जी पार्टिकल की क्या आएगी, मास इंटू सी स्क्वायर। तो मास ऑफ जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई इंटू सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, आफ्टर द डीके। तो आफ्टर डीके क्या हो जाएगा, एम डी सी स्क्वायर, यानी कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी और हीलियम पार्टिकल की एनर्जी। और क्या होगी बच्चे, आपको पता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा उसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। अल्फा पार्टिकल आए मतलब पेरेंट न्यूक्लियस में से जो है डीके हुआ डॉटर न्यूक्लियस में और हीलियम में, तो इनकी कुछ ना कुछ क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी होंगी। तो एम डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी डी, टी डी क्या है, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ डॉटर न्यूक्लियस। और यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा आपका एम, हीलियम के लिए अगर हम बात करें तो ये दैट इज अल्फा पार्टिकल एम एल्फ सी स्क्वायर इन प्लस टी अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इन्होंने हाइफन से रिप्रेजेंट किया हो तो आप हाइफन लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है क्या होगा। बिफोर कोलिजन जो है यहाँ पे जो है एम पी सी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एम डी सी स्क्वायर प्लस जो काइनेटिक एनर्जी लेके जो है डॉटर न्यूक्लियस निकला ऐसी एम अल्फा सी स्क्वायर प्लस टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास मोमेंटम को भी हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। मोमेंटम क्या है, इनिशियल जीरो है, तो इनिशियल जीरो है, फाइनल में क्या हो जाएगा मोमेंटम दैट इज पी डी प्लस पी अल्फा, यानी कि मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब देखो बच्चे यहाँ से एक चीज़ हमारे पास ये निकल के आई
कि पीडी जो है यानी कि जो मोमेंटम है डॉटर न्यूक्लियस का वो माइनस है किससे, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल से। यानी कि माइनस का मतलब यहाँ पे ये है बच्चे, जिस डायरेक्शन में आपका डॉटर न्यूक्लियस रिकॉइल होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो है अल्फा पार्टिकल रिकॉइल होगा। यानी कि अगर मान लो अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में रिकॉइल होता है, यानी कि टकराता है और इस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिकॉइल होगा। ठीक है, उससे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो पी डी इज इक्वल टू पी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये तो बच्चे मैंने डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, पी डी माइनस पी अल्फा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर मैं दोनों कंसीडर कर लूँ तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी डी प्लस पी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे पी डी प्लस पी अल्फा, तो यहाँ से बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जो हमारे पास जो है जो डॉटर न्यूक्लियस होगा और उसकी डायरेक्शन जो है अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन से अलग होगी, बट दोनों का मोमेंटम जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें ये एनर्जी जो है मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस और हमारा अल्फा पार्टिकल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे, रिकॉइल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे हमने यहाँ पे बताया, मैंने टी डी आपको बता दिया, टी डी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पी डी इज द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही आपके पास सेम ये, तो ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो एम पी जो है दैट इज द पेरेंट मास का, पेरेंट का रेस्ट मास, और एम डी जो है डॉटर न्यूक्लियस का रेस्ट मास। ऐसे ही एम अल्फा इज द रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से एनर्जी डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है बच्चे, कि जो हमारे पास क्या होगा, जो पेरेंट न्यूक्लियस है ए जेड, वो जब टूटेगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस। यानी कि जो भी डॉटर न्यूक्लियस आएगा वो उसकी वो बिल्कुल अलग होगा आपके पेरेंट न्यूक्लियस से। तो उसका मास नंबर किससे रिड्यूस हो जाएगा, 4 से, और जेड किससे रिड्यूस हो जाएगा बच्चे, 2 से। ऐसे ही बच्चे इसका रेस्ट मास एम पी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो होगा उसका, अगर मैं यहाँ पे इनिशियल एनर्जी एम पी सी स्क्वायर थी, तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या आएगी, एम डी प्लस एम अल्फा सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं डिफरेंस इन एनर्जी की बात करूँ, जो भी एनर्जी एमिट हुई है, ठीक है, जब पेरेंट न्यूक्लियस जो है डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ और अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, अल्फा पार्टिकल एमिट करने के बाद जो चेंज आया एनर्जी का वो क्या होगा, एम पी, दोनों की एनर्जी यानी कि पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी में से अगर मैं क्या करूँ, डॉटर और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चे, चेंज मिल जाएगा। तो डेल्टा इज एम पी माइनस एम डी प्लस एम अल्फा सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी डायग्राम। ऐसी मोमेंटम डायग्राम मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया। अगर मान लो जो हमारा अल्फा पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो अलग डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा। ठीक है ना, तो पी डी, टी डी और डी। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास ये है। अगर इसकी डायरेक्शन अलग करेंगे तो पी अल्फा, टी अल्फा और अल्फा, यानी कि जो भी अल्फा पार्टिकल की मान लो ये डायरेक्शन थी, तो वो जब रिकॉइल होगा तो उसकी डायरेक्शन अगर ये है तो डॉटर न्यूक्लियस की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट होगी। तभी हम कहेंगे कि हमारा मोमेंटम क्या रहेगा बच्चे, कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए जो मोमेंटम है डॉटर न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल का, दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों ही अलग डायरेक्शन में रिकॉइल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देखो बच्चे, हमने क्या लिखा है कि मान लो हमने यहाँ पे जो है, अगर मुझे क्या निकालना है, न्यूक्लियर मासेस की टर्म्स में मुझे नहीं चाहिए, मुझे एटॉमिक मास के टर्म में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी के जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबके मासेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 2.51 इक्वेशन में। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये टर्म किस टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मासेस। अगर मुझे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस चाहिए, यानी कि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वाली चाहिए, तो मुझे सभी के एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स और बाइंडिंग एनर्जी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कह रखा है, मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन मास है वो बैलेंस कर लेते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी भी अगर मान लो कुछ बैलेंस है और उसकी वैल्यू कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली जो पहले लिखी गई थी इन टर्म्स ऑफ, आपकी किस में लिखी गई थी, आपकी न्यूक्लियर मासेस में लिखी गई थी। अब इसी को ही सेम जो है मैं किस में लिख रही हूँ बच्चे, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो क्या हो जाएगा, एम पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी प्लस एम अल्फा सी स्क्वायर टी डी प्लस टी अल्फा। अब बच्चे मुझे अगर किसी ने मुझे कहा कि मुझे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की मुझे डेफिनेशन देनी है, देखो मैंने यहाँ पे बच्चे क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है डॉटर में कन्वर्ट होगा और हीलियम पार्टिकल एमिट करेगा, और क्या एमिट करेगा बच्चे, क्यू अल्फा एमिट करेगा। तो ये जो है, जो एनर्जी जो निकलेगी दैट एनर्जी जो है इज इन द फॉर्म
ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आपका हीलियम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर डॉटर न्यूक्लियस। यानी कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो क्या है बच्चे, सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है कि जहाँ पर क्यू अल्फा है हमारा निकल के आया है वो किस फॉर्म में आएगा, ये जो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ऐसी क्यू अल्फा को बच्चे आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो क्यू अल्फा है बेसिकली जो है दैट इज़ द डिफरेंस इन द, तो क्यू अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है बच्चे, डिफरेंस है पेरेंट न्यूक्लियस का एनर्जी का और से पेरेंट न्यूक्लियस की एनर्जी से डॉटर न्यूक्लियस का और आपका हीलियम न्यूक्लियस का। तो क्यू अल्फा को मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकती हूँ कि वो क्या है, एम पी सी स्क्वायर माइनस एम डी प्लस में एम अल्फा सी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे भी लिखा हुआ आपको देख लेना, एम पी इन्होंने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो एम पी माइनस एम डी माइनस एम अल्फा सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा बच्चे आपका। तो क्यू जो है क्यू अल्फा यानी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकली इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी को हमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम पी माइनस एम डी प्लस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर। अब बच्चे ये जो इस तरह का जो डीके होता है ना, उसमें क्यू वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कैलकुलेट करते हैं या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बच्चे क्या कह रखा है, द इक्विवेलेंस ऑफ क्यू वैल्यू दैट डेमोस्ट्रेट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड कंजर्वेशन इज बेस्ड। तो यहाँ पे ये कह रखा है जो भी वैल्यू आएंगी उससे जो होगा, जो मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है, और आपकी जो कंजर्वेशन है वो सारी उसके ऊपर बेस्ड जो है हम जो है क्यू वैल्यूज जो है हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व इन द डीके प्रोसेस आर यूजुअली वेरी स्मॉल। अब देखो बच्चे, जो भी काइनेटिक एनर्जी निकलती है अल्फा पार्टिकल और आपका डॉटर न्यूक्लियस जिस काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं वो बहुत कम होती है। वो कितनी होती है बच्चे, कुछ 8 MeV के अराउंड होती है। ठीक है, और इसका मतलब अगर मैं मान के चलो, मैं अब नॉन रियलिस्टिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, यानी कि नॉन रियलिस्टिक केस की बात कर रही हूँ। नॉन रियलिस्टिक केस क्या होता है बच्चे, जब हमारी वेलोसिटी जो है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन सी, यानी कि जो भी अल्फा पार्टिकल अगर एमिट हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम है। तो नॉन रियलिस्टिक केस के लिए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ डॉटर न्यूक्लियस के, बच्चे हमेशा याद रखना, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है नॉन रियलिस्टिक केस के लिए तो आप क्या लिखते हो, पी स्क्वायर बाय में 2m। ठीक है, तो यहाँ पे डॉटर के लिए तो पी डी का स्क्वायर बाय में 2m, और अगर मुझे v इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन c होता है, यानी कि आपका स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिबल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरह से लिखते हैं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर c4, ये फॉर्मूला होता है। और अगर v नॉन रियलिस्टिक केस में फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का स्क्वायर बाय में 2m। ठीक है ना, पी डी का स्क्वायर बाय में 2m। तो यहाँ से बच्चे मैंने ये लिख दिया। तो ऐसे ही यहाँ पे मास जो होगा वो किसका होगा, डॉटर न्यूक्लियस का होगा। तो यहाँ से बच्चे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पी क्या है बच्चे, बेसिकली मोमेंटम है। मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, पी डी क्या होगा, एम अल्फा इंटू वी अल्फा। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर बाय में 2md। तो यहाँ से बच्चे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्या किया, एक एम अल्फा बाहर ले लिया, तो हाफ ऑफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर एम अल्फा बाय में md लिख सकती हूँ। तो ये वाली जो इक्वेशन है बच्चे बेसिकली जो है आपके पास निकल के आई है एम अल्फा बाय में एम डी, और ये क्या है बच्चे, टी अल्फा ही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चे टी डी हमारे पास रिलेशन में क्या आ गया, एम अल्फा बाय में एम डी इंटू टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बोल रखा है, देखो बच्चे, टी अल्फा इज समथिंग ऑफ टी डी। तो हम ये इन्होंने कहा है कि जो टी डी है मान लेते हैं कि बहुत छोटा है टी अल्फा से। ठीक है, और क्योंकि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास बड़ा है एम अल्फा से। देखो बच्चे कंडीशन क्या है, देखो आप टी डी को ऐसे लिख सकते हो, टी डी इंटू एम डी बाय में एम अल्फा इज इक्वल टू टी अल्फा, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस निकलता है ना उसका मास बहुत बड़ा होता है आपका अल्फा पार्टिकल, ऑफ कोर्स दिख ही रहा है वो तो। ठीक है ना, दो इसका मास जो इससे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस केस में जो टी अल्फा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, आपका टी डी से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल लेके निकलेगा वो बहुत ज़्यादा होगी आपकी डॉटर न्यूक्लियस से। ठीक है, अब मान लो जो टी डी है अगर मैं उसको निग्लिजिबल ना मानूँ तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हमें डी की एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास टी डी किसके इक्वल निकल के आया है, एम अल्फा बाय में एम डी
इंटू टी अल्फा। बच्चे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई थी क्यू अल्फा इज इक्वल टू टी डी प्लस टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे टी डी हमारे पास निग्लिजिबल नहीं है और टी अल्फा भी हमने कैलकुलेट किया है, या सॉरी टी डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है। टी डी की वैल्यू क्या है, एम अल्फा बाय में एम डी। मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, टी डी की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करूँगी, एम अल्फा बाय में एम डी इंटू टी अल्फा प्लस टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे हमने टी अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, एम अल्फा प्लस एम डी बाय में एम डी इज इंटू टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे ये भी हो गया, जो मास है अगर डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास मैंने आपको बताया है दैट इज A-4, ठीक है। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें पता होना चाहिए, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और आप ये भी कह सकते हो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली 4, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का मास कितना है बच्चे, 4 है, ये तो पता ही है ना आपका। तो यहाँ से बच्चे, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन इज बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चे 1, तो 4। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा बच्चे 4, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, एम अल्फा आप पुट करोगे 4, एम डी को पुट करोगे A-4, ऐसे डिवाइडेड बाय A-4 इंटू टी अल्फा। तो यहाँ से बच्चे क्या आ जाएगा, A बाय में A-4 टी अल्फा। तो टी अल्फा मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा, नियरली इक्वल टू A-4 बाय में A इंटू क्यू अल्फा। तो यहाँ से बच्चे हमारा टी डी जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, टी अल्फा क्या निकल गया, A-4 बाय में A इंटू क्यू अल्फा। और अगर मुझे टी डी निकालना हुआ तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि टी डी क्या है, एम अल्फा बाय में एम डी इंटू टी अल्फा। तो एम अल्फा इज योर A-4, एम डी क्या है बच्चे A-4, और टी अल्फा भी हमने निकाला है, वो क्या है बच्चे A-4 बाय में A इंटू क्यू अल्फा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जब हम इसको काटेंगे ये कट जाएगा, तो 4 बाय में A इंटू क्यू अल्फा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि जो ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो अल्फा पार्टिकल लेके जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी कह रहा है इज टेकन बाय द अल्फा पार्टिकल, और बहुत ही कम जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कौन लेके जाते हैं, आपके डॉटर न्यूक्लियस लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी कह रखा है कि अगर क्यू अल्फा हमारा पॉजिटिव कब होगा, जब मास जो है प्रोटॉन का वो बड़ा होगा। ऑफकोर्स इस इक्वेशन से देखो आप, ये जो इक्वेशन है बच्चे यहाँ से एम पी माइनस एम डी प्लस एम अल्फा इंटू सी स्क्वायर, अगर मास जो प्रोटॉन का बड़ा होगा एम डी प्लस एम अल्फा से, तो जो हमारी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो क्या आएगी बच्चे, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर मास जो अगर एम पी बड़ा होगा इससे, तो उस केस में हमारा जो है न्यूक्लियस क्या होगा बच्चे, स्टेबल होगा। फॉर स्टेबल न्यूक्लियस हमें ये पता है कि एम पी जो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, और यही जो है दिस इज इन कन्फर्मिटी विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अल्फा एक्टिव न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि ये जो है हमने एक्सपेरिमेंटली जो है इसको कंफर्म किया है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि एक तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा लेके जाता है डॉटर न्यूक्लियस से, और अल्फा डीके तभी पॉसिबल है जब मास ऑफ प्रोटॉन किससे बड़ा हो, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कह रखा है कि अगर जब A ग्रेटर देन 150 है तो उस केस में हमारे पास ये MP जो है बड़ा हो जाता है इससे, तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होना ही होना है, ठीक है। और यही एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा है कि अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियाई में से जिसका A जो है ग्रेटर है किससे, 150 से। कुछ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अल्फा डीके से, तो वो देख लेते हैं कि जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है ना वो इसी डीके के ऊपर जो है डीके बेस्ड ऑन द डीके करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव अल्फा आइसोटॉप्स, ठीक है ना। अब देखो बहुत सारे जो है अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है ना बहुत सारे, उनके जो है डीके करैक्टरिस्टिक्स यानी कि वो कैसे अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है एक्सपेरिमेंट जो है इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है दैट इज़ कि एनर्जी जो है मास नंबर रिलेशनशिप गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, देखो अगर हमें एनर्जी और मास नंबर के बीच में जो अगर मुझे रिलेशनशिप मिलती है तो उससे मुझे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ऐसी जब एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप यानी कि जब एनर्जी का और टाइम का जो कनेक्शन होता है ना उससे हमें जो है डीके मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन जो हमें अल्फा डीके से मिल रही है। पहली क्या, एनर्जी और मास नंबर के बीच में जो रिलेशन है, एनर्जी
और जो मास नंबर के बीच में रिलेशन है, एनर्जी और मास नंबर के बीच में, ये वाली इक्वेशन जो आपकी टी अल्फा और ए, तो एनर्जी और मास नंबर के बीच में जो रिलेशन है, इससे मुझे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है, न्यूक्लियस हमारा कितना स्टेबल है। उसके बाद एनर्जी और लाइफ टाइम रिलेशनशिप जो है आपने पढ़ी थी, एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, डीके मैकेनिज्म का पता चलता है। और लास्ट है बच्चे, एनर्जी स्पेक्ट्रा ऑफ अल्फा पार्टिकल गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द अबाउट द लेवल स्कीम ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। अब देखो, जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का, जब हम हीलियम 24 बच्चे, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ना हीलियम 24 का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे,